हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का थ्योरी पार्ट 1 कवर करेंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। और स्टूडेंट्स, ये जेई मेंस में आई हुए जो जेई मेंस में इस चैप्टर का वेटेज है वो है 2.4%। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इस टेबल में, यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स में जो इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे जो डेटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। और इसमें जो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे शो हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर का इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे जिसपे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करें, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो उसको कंप्लीटली डिफाइन करता है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटीज के? तो ये है मास, जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उस तरीके से डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, जो ये एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटी के। तो स्केलर क्वांटिटी इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और स्केलर क्वांटिटी का अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसमें हम जो हमारा सिंपल अरिथमेटिक रूल्स होते हैं वही उसको हम फॉलो करके इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको उनके पास डायरेक्शन भी होता है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उन उनको हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। उसी तरीके से हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम। तो ये सभी जो क्वांटिटीज हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स का फॉलो करते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज के केस में उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो हम उसमें कुछ स्पेशल वेक्टर लॉज जो हैं वो फॉलो करते हैं। यानी कि हम उसमें ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ से हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर को।
तो एक पोजीशन वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रेफरेंस में दिखाता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, किसके रिस्पेक्ट में? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो वेक्टर डिफाइन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी। तो अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो ये इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है यहाँ पे ओ से डिफाइन किया है, तो इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट पी की तरफ को अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरा पॉइंट होगा तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा तो वो कैसे होगा? इस ओरिजिन से ओ से स्टार्ट करेंगे वेक्टर को और कहाँ पे एंड करेंगे? उस पॉइंट पे। तो वो ही क्या होगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को दिखाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो किसी एक टाइम इंटरवल में, यानी कि सपोज एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, एक पॉइंट है, वो पी पॉइंट है और कुछ टाइम बाद वो पॉइंट कहाँ पे है? ये पी डैश में है। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल में किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम किससे दिखाते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से दिखाते हैं। तो ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक कितनी दूर और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इन दो पॉइंट के बीच की, जैसे कि सपोज किसी टाइम पे वो पॉइंट था, इस कर्व में एक पॉइंट था पी और कुछ टाइम बाद जो है वो पॉइंट जो है वो कहाँ पे चला गया है? पी डैश पे पहुंच गया है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट पी डैश तक हम एक स्ट्रेट लाइन में एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और जो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इस वेक्टर की जो लेंथ है वही क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा और जिस डायरेक्शन में इसका एरो शो हो रहा है वही उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये क्या है? दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोलेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो किससे? आर वेक्टर से शो हो रहा है और इस पी डैश पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश वेक्टर से यहाँ पे शो किया है। पोजीशन वेक्टर क्या है? जो ओरिजिन से जो उस पॉइंट पे वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वही पोजीशन वेक्टर। और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो चेंज है पोजीशन में, वही क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाएगा। अब हम यहाँ पे जो हमारे जनरल वेक्टर्स होते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में हम उनका नोटेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड
जीरो होता है और इस जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जीरो, या तो हम इसको बोल्ड में लिख सकते हैं या फिर जीरो में इसमें हम एरो का साइन दिखा के इसको वेक्टर के नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये है जीरो वेक्टर। तो जो जीरो वेक्टर है इसमें इनिशियल, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होना चाहिए, तो इसमें जीरो वेक्टर में इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, यानी कि वो ओवरलैप करते हैं और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एक आर्बिट्ररी होती है। तो जीरो वेक्टर कैसा वेक्टर है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो रहता है और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का क्या मतलब है? कि इससे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो एक ही जगह पे होंगे, यानी कि वो दोनों ही पॉइंट क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है। ठीक है, उसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है और ये जो है यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और जो क्या इंडिकेट करता है, इसका यूज हम करते हैं डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि डायरेक्शन को बताने के लिए। तो अगर हम इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उसको हमें यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है। तो कोई भी एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, दिस इज मॉड ऑफ ए, यानी कि ये जो ए है वो क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड दिखा रहा है इस ए वेक्टर का, इनटू ए कैप, और ए कैप जो है ये क्या दिखा रहा है? ये इस ए वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, जो ए कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब हम किसी के भी मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो डेट मीन्स जो ये यूनिट वेक्टर है ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमें वही वेक्टर शो करेगा। जहाँ पे जो उसका मॉड होगा वो क्या उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो क्या हो? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब कि वो एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, यानी कि एक वेक्टर की डायरेक्शन, अगर कोई एक वेक्टर की डायरेक्शन सपोज मानो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, और जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को जो हम डिफाइन करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, वो हम आई कैप,
जे कैप और के कैप से करते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। और ये तीनों ही वेक्टर जो है, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर जो है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए। और इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस वजह से ये यूनिट वेक्टर्स भी हो गए। तो आई कैप, जे कैप, के कैप को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर होने चाहिए, और यूनिट का मतलब हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर हम इन आई कैप, जे कैप, के कैप को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो एक्स अगर कोई वेक्टर है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन जो कि होगा उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर निकालना है जिसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो वो हमें क्या देगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें देगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, आई कैप इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। उसी तरीके से वाई जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जे कैप, वो इक्वल टू हो जाएगा वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर। उसी तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है के कैप, वो इक्वल टू हो जाएगा जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो यहाँ पे इस फिगर में हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये तीनों ही एक्सिस क्या होती हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम पैरेलल बोल सकते हैं कब, जब वो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं जब दोनों के दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, बट उनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, बट उनके मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके, तो दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है, इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी हो सकता है, बट इनके जो डायरेक्शंस हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखें, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर,
तो बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी और जो के जो है वो क्या होगी वहां पे नेगेटिव होगी, नेगेटिव और नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। तो किसी भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर एक ए वेक्टर है किसी एक डायरेक्शन के अलोंग, तो जो बी वेक्टर यानी कि जो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर होगा वो होगा इक्वल्स टू स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। तो यहाँ पे जो स्केलर है ये क्या होना चाहिए? ये नॉन जीरो नेगेटिव स्केलर होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए निकल के आएगी। दैट मीन्स कि वो क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो दूसरे वेक्टर के सेम स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, यानी कि कोलिनियर वेक्टर एक दूसरे वेक्टर का सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि दो वेक्टर्स ऐसे जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में हों, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो और सेम लाइन में हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन या तो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए या फिर वो एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर्स होनी सेम लाइन में होने चाहिए, या तो उनकी डायरेक्शन एकदम सेम लाइन में हो या फिर जस्ट अपोजिट लाइन में। तो इसका क्या मतलब है कि एक वेक्टर जो होगा यहाँ पे वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का होगा का मतलब कि वो दो वेक्टर्स जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन में हो और उनकी जो डायरेक्शन हो या तो सेम होनी चाहिए या फिर अपोजिट होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो कोप्लेनर वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि जो वेक्टर्स सेम प्लेन पर लाई करते हो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। अब उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है उस प्लेन में, बट वो सभी वेक्टर्स किस में लाई करने चाहिए? सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे कि वो जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होंगी? सेम हो। यानी कि दो वेक्टर सपोज ए और बी हैं, वो दोनों वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों ही वेक्टर्स, जो ये वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों ही वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम किससे शो करते हैं? उनकी लेंथ से। वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बताती है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों का जो लेंथ है, वेक्टर्स की जो लेंथ है वो क्या है? वो सेम है, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? सेम नहीं है। दैट मीन्स कि ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है, बट आप देखोगे कि ये दोनों ही वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों ही क्या है? को प्लेनर वेक्टर्स हैं, बट ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो सेम नहीं है। अगर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो बी जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ही
अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो लॉज होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से। ठीक है, तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे, सेम ऑर्डर में का मतलब है कि अगर यहाँ से ये इसका क्या है, टेल है, और ये क्या है, इसका हेड है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और दूसरा वेक्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि सेम ऑर्डर में है। तो एक का ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अगर वो यहाँ इस तरीके से सेम ऑर्डर में है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि क्या होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा। उसका ऑर्डर अपोजिट कैसे होगा कि इसकी जो टेल है वो स्टार्ट तो यहाँ से होगा बट एंड यहाँ पे होगा। अगर इसका सेम ऑर्डर में होता तो वो भी यहीं से, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड होता। बट एक्चुअल में इसका ऑर्डर जो रहता है वो अपोजिट रहता है। तो ये वेक्टर जो है, जो स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है ओ से, बट एंड कहाँ पे होगा, दूसरे वेक्टर के हेड पे एंड होगा। तो ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट तो एक की टेल से होगा और एंड कहाँ पे, दूसरे के हेड पे होगा, तो उस जो वेक्टर है वही क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का सम होगा। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि जब दो वेक्टर्स ए और बी को हेड टू टेल रखा जाए, ओके, हेड टू टेल अगर इसको हम रखते हैं, तो जो वेक्टर ट्रायंगल लोग को रिवर्स डायरेक्शन में कंप्लीट करता है, जो वेक्टर जो है वो ट्रायंगल को रिवर्स डायरेक्शन में इसको कंप्लीट करता है, तो वो क्या है, वो उन वेक्टर्स का सम होता है। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ए वेक्टर जो है ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड है, बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, इसके टेल से स्टार्ट होगा और एंड दूसरे के हेड पे होगा। तो ये आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप इसको इस फिगर में भी देख सकते हो कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से और एंड हो रहा है यहाँ पे, फिर वहीं से जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पे। तो जो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए के टेल से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, बी के हेड पे। तो यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा आर वेक्टर, यानी कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर, और कहाँ को जाएगा, इसके एंड पे। तो ये जो है इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इसकी लेंथ है, और जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट कर रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो ये आर वेक्टर है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो ये दो वेक्टर हैं
ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ओके, तो अगर हम किसी दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वेक्टर को यहाँ यहाँ से उठा के इसके टेल से जोड़ें, तो अगर एंगल का मतलब है कि उनके या तो टेल टेल के बीच का एंगल होना चाहिए या फिर हेड हेड और हेड के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर हम इस वेक्टर को यहाँ से इधर को बनाएं तो ये जो है इनके टेल टेल के बीच का एंगल जो होगा वो होगा इनके इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, जो कि है यहाँ पे एंगल थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसके इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाएं, वेक्टर बी के अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी के कंपोनेंट ड्रॉ किए हैं, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ओके, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता है आर, जो कि होगा ए प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, और वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये किस तरीके से होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये है बी साइन थीटा। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पे निकल के आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से टेन अल्फा कितना हो जाएगा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, इस ट्रायंगल से अगर आप देखोगे तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा है, और टोटल बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो यहाँ से टेन अल्फा कितना निकल के आएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल सकते हो कैसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो ए के साथ एंगल बना रहा है उसका टेन अल्फा इक्वल टू होगा बी साइन थीटा डिवाइडेड ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, उन्हें एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, दो एडजेसेंट साइड्स के क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों वेक्टर्स को हम उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो, और मतलब उनकी डायरेक्शन भी जो है वो हम उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से इंडिकेट कर सकते हैं। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ले रहे हैं P और Q वेक्टर्स, ओके, तो P और Q वेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं।
ओके। तो P और Q वेक्टर्स को हम क्या ले रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हम ले रहे हैं। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। और इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी से अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, ओके, तो ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है कहाँ से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, इसका टेल और ये इसकी हेड, और ये बी की टेल और ये इसका हेड। तो यहाँ से दोनों पॉइंट, इसकी जो दोनों टेल है अगर मीट कर रही हैं, इनसे मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होगा, कि जो बी वेक्टर है उसके पैरेलल ही ये वेक्टर हो जाएगा। ओके, और जो ए वेक्टर है इसके पैरेलल ये हो जाएगा। ओके, तो अब जो हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, इसका जो रिजल्टेंट होगा इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस पे। तो इस डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो लेंथ होगी, वही इन दोनों ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और जिस डायरेक्शन में इसका डायगोनल इंडिकेट कर रहा है, वही जो है ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए, यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको देखें कि ये सपोज p वेक्टर है और अगर ये q वेक्टर होगा, तो इन p और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और जहाँ पे थीटा क्या है, वो वेक्टर, सपोज ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, तो p और q के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब उसी तरीके से अगर सपोज जो रिजल्टेंट है वो एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर p से, ठीक है, ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, तो p से जो रिजल्टेंट ड्रॉ हो रहा है, p से जो एंगल ड्रॉ हो रहा है रिजल्टेंट और p के बीच का जो एंगल है, सपोज वो अल्फा है, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा q साइन थीटा डिवाइडेड p प्लस q कॉस थीटा। ये कैसे होगा, यही अभी हमने पहले भी देखा था कि सपोज ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, और इस q वेक्टर को उठा के अगर हम यहाँ पे ले आए तो ये भी सेम q वेक्टर हो जाएगा। अब इस q वेक्टर को अगर हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q कॉस थीटा और ये हो जाएगा q साइन थीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, q साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस, और बेस कितना हो जाएगा, p प्लस q, और यहाँ पे कितना होगा, q cos थीटा। अब उसी तरीके से अगर हम बोलें कि टेन बीटा कितना होगा, ओके, ये हो जाएगा ये टेन बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p साइन थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा। तो बीटा जो है वो क्या है, वो वेक्टर q जो है वो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, यानी कि रिजल्टेंट और q वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। तो टेन बीटा हो जाएगा p साइन थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में ही क्या है, हमको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, चाहे हम उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। तो ये दोनों ही लॉज जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास दो इस तरीके से वेक्टर दिए हैं कि उनकी टेल जो है वो एक दूसरे से मीट कर रही है, ओके, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो।
ठीक है, तो उनका जो उसका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। अब अगर हम इसी वेक्टर को, जो वेक्टर बी है, इसको इस पोजीशन से उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें, ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए क्या होना चाहिए कि एक का टेल, एक का जो हेड है वो दूसरे के टेल से मीट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और ये सेम ही जो होगा ये उनका रिजल्टेंट होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकते हैं, और दोनों ही केस में जो रिजल्टेंट होगा वो सेम आएगा। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर के नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो जब हम वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे जो बी वेक्टर को, बी वेक्टर का जो नेगेटिव डायरेक्शन अगर हम ले रहे हैं, यानी कि जो बी वेक्टर होगा अगर हम उसकी डायरेक्शन जस्ट चेंज कर दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर में चेंज हो जाएगा। यानी कि उसकी डायरेक्शन को अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें तो वो माइनस बी वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि जब आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अब आप ऐड करोगे तो जो वो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही जो होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है वो आप उसको एडिशन में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, आप सिंपली जो वेक्टर को माइनस करना है, यानी कि जो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दो। ठीक है, जब उसकी डायरेक्शन को आप जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वेक्टर में चेंज हो जाएगा। फिर आप उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो जो ये बी वेक्टर है, ठीक है, इस बी वेक्टर को आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हो, किससे, माइनस बी वेक्टर से। ठीक है, ए माइनस बी निकालने के लिए आप बी के नेगेटिव वेक्टर से ए वेक्टर को ऐड कर सकते हो, तो आपको दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, अब इस फिगर से अगर आपको समझना है तो सपोज ये ए वेक्टर है, ओके, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ओके, अब आपको इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, यानी कि ए माइनस बी आपको निकालना है। तो अभी हमने क्या बोला था कि इस बी वेक्टर को इसका नेगेटिव ले लो। इसका नेगेटिव लेने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट कर दो। अगर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वो अब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। अब ए वेक्टर ये हो गया और माइनस बी वेक्टर ये हो गया। अब इन दोनों का एडिशन ले लो आप। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। तो इस वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड की तरफ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए माइनस बी, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या कर दोगे, जो बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर आप ले लोगे और उनको ऐड कर दो। तो यहां से अब ए और बीच का एंगल जो है वो क्या है, एंगल थीटा है। तो अगर आपको ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, ओके, या फिर एक पॉलीगन है। तो सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सपोज आपके पास n साइड्स का एक क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है, और उसके सभी वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्डर में अरेंज हैं। ऑर्डर में अरेंज है मतलब कि जहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा है फिर एंड हो रहा है, फिर वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, और फिर जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहीं से तीसरा स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से वो क्या है, ऑर्डर में है।
तो उस केस में जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उनका, यानी कि उन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर है। ओके, तो ये किससे, 4 वेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। तो ए वेक्टर्स, बी वेक्टर्स, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स, और ये चारों ही वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्डर में हैं। ठीक है, तो इन चारों वेक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 0। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी कि हम वेक्टर्स, यानी कि हम किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, वो ए वेक्टर है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर 3 से। ठीक है, 3 क्या है, यहाँ पे एक स्केलर है, यानी कि एक नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपको किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप जो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर नंबर 3 से, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि एक ऐसा वेक्टर मिलेगा आपको कि जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसके, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम वही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा। यानी कि अगर हम किसी स्केलर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस स्केलर के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम वही होगी जो वेक्टर की डायरेक्शन। अब हम सपोज कर रहे हैं कि अब यहाँ पे जो स्केलर हम ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं कि एक नेगेटिव स्केलर से हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, -3a आएगा। दैट मीन्स कि जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो 3 टाइम्स हो जाएगा उस वेक्टर के, बट जो वेक्टर की अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी ए वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन जो रहेगी वो सेम वही डायरेक्शन होगी जो एक ही डायरेक्शन रहेगी। बट अगर हम किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बट जो उसकी डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी वेक्टर ए की। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है जस्ट ए के। अब हम यहाँ पे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट समझेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका मल्टीप्लाइड बाय उसको हम किससे करेंगे, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके कोसाइन से मल्टीप्लाई करें। यानी कि जो a डॉट b हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है a और b के बीच का एंगल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ओके, तो तो जो ये डॉट वेक्टर है वो क्या डिफाइन करता है, वो जो है इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के अलोंग। ठीक है, ये जो ए डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअल में ये प्रोजेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ए वेक्टर के अलोंग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए डॉट बी का मतलब हो गया कि ये तो ए वेक्टर हो जाएगा और बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अगर ये ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या निकल के आएगा, जो ये ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इनटू इस बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए और इस बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हो गया ए के अलोंग वो कितना है, बी कॉस थीटा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए डॉट बी का मतलब ये भी हो सकता है कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग जो है वो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग और मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी का क्या मतलब हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग जो कि होगा ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट रहता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। और डॉट प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। दैट मीन्स कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब जो तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर हम आई डॉट आई करेंगे, ठीक है, आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और ये तीनों ही क्या होंगे, वन के इक्वल होते हैं। यानी कि आई डॉट आई इक्वल टू वन होता है, जे डॉट जे इक्वल भी वन होता है, के डॉट के इक्वल भी वन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ही वेक्टर्स क्या है, ये दोनों ही इक्वल वेक्टर्स हैं। तो दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है, आई और आई के बीच का एंगल है। तो आई और आई के बीच का एंगल, दोनों आई और आई के बीच का एंगल यानी कि एक ही एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा उनके बीच का। और कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ से आई डॉट आई कितना निकल के आएगा, वन निकल के आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी वन होगा, के डॉट के भी वन होगा। तो ऐसे वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा वन होगा। अब अगर हम बात करें कि दो वेक्टर्स हैं बट वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में ए डॉट बी यानी कि डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस 90, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए ए डॉट बी कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो यहाँ से इसी प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो कि जो आई डॉट जे है, आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आई डॉट जे जो होगा वो भी जीरो होगा, जे डॉट के भी जीरो होगा, के डॉट आई भी जीरो होगा। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो वेक्टर्स का जो, अगर हम ए, सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी यानी कि दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें एक थर्ड वेक्टर देता है। तो सपोज वो थर्ड वेक्टर है सी, तो सी जो है वो क्या है, ए क्रॉस बी है। तो सी जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल, जहाँ पे थीटा क्या है, वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आएगा ए बी साइन थीटा। और उसकी जो डायरेक्शन निकल के आती है, यानी कि जो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो ए और बी
जिस प्लेन में ये जो वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे A क्रॉस B है इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, A क्रॉस B करके। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका जो ये क्या देता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है। जबकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब डॉट प्रोडक्ट जो था वो कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करता था, बट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्युटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जो A क्रॉस B होता है वो नेगेटिव और B क्रॉस A होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। और दो इक्वल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। ओके, कैसे? अगर A क्रॉस A करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा। अब दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स कि A क्रॉस A जो है वो हमेशा 0 होगा। तो इसीलिए I क्रॉस I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। J क्रॉस J भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। K क्रॉस K भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो ए और बी वेक्टर के जो ए बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 90, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है और साइन 90 1 होता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप इक्वल टू ए बी एन कैप, जहाँ पे एन कैप जो है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो ऐसी डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम इस तरीके से निकालते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से आई जे के कैप लेते हैं और यहाँ पे ए के कंपोनेंट, फिर यहाँ पे इस तरीके से बी के कंपोनेंट लेते हैं और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ए क्रॉस बी मिल जाता है। अब अगर हम बात करें आई जे और के कैप में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो ये किस तरीके से, ये साइक्लिक रूल को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, और अगर आप आई क्रॉस के करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई के पास जे आना चाहिए, बट यहाँ पे आई के बाद के आ रहा है। तो डेट मीन्स कि जो बचा जो कि है के, सॉरी जो कि है जे, तो जे जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव वेक्टर आएगा, बट अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर आता है। तो जे के बाद फिर से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो के के बाद क्या आएगा, फिर से आई आता है, तो के क्रॉस आई क्या निकल के आएगा, जे निकल के आएगा, यानी कि पॉजिटिव निकल के आएगा। तो आपको इस साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे ये आई वेक्टर है, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, तो आई और जे, आई और जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। उस तरीके से आई जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा।
लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि अगर आप आई क्रॉस के कर रहे हो तो आपको नेगेटिव ऑफ जे मिलेगा, और अगर आप के क्रॉस जे कर रहे हो आपको नेगेटिव ऑफ आई मिलेगा, और अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो आप नेगेटिव ऑफ के कैप मिलेगा। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ये एक इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि वहां पे 3 वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप इस वेक्टर को बाहर लो, बी वेक्टर को इसको बाहर लो, और डॉट प्रोडक्ट किसका लो, ए डॉट सी का लो, माइनस फिर आप सी को बाहर लो, फिर डॉट प्रोडक्ट लो ए और बी का। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट। अब स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि वेक्टर ए और वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर, और ये नॉन जीरो वेक्टर है, और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास आपको दो वेक्टर्स दिए हैं नॉन जीरो वेक्टर्स, और जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी के बीच के एंगल हमें निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग है कि वो ए और बी के जो वेक्टर है उन ए बी वेक्टर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, और उनके बीच का जो एंगल है सपोज वो एंगल थीटा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्पीकर में दिखाया गया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों ही वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब हम वेक्टर माइनस बी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो माइनस बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, जो बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर बी के जस्ट अपोजिट ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो अब हमें इस ए और इस माइनस बी वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर। तो ए और माइनस बी के जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए और माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया ए माइनस बी वेक्टर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये ए वेक्टर और इस रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज वो एंगल है यहाँ पे अल्फा, तो हमें इस एंगल अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एंगल अल्फा जो है वो वेक्टर ए और ए माइनस बी के बीच में है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है। ओके, तो इसलिए जो एंगल अल्फा है वो ए और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बीच के एंगल का हाफ होगा। ओके, तो ये जो एंगल ए है क्यों क्यों होगा, क्योंकि ए और बी जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो जस्ट इक्वल है, दोनों उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए और बी के वेक्टर्स जो हैं, ए माइनस बी जो वेक्टर निकल के आएगा, इन ये जो पूरा एंगल होगा यानी कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, और ए माइनस बी के बीच का जो ये एंगल अल्फा है वो जस्ट हाफ होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच के एंगल के। ओके, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है।
तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो तो जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो इस पूरे एंगल का जस्ट हाफ होगा। तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। वो कैसे 180 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे देखो कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब जब हम इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे, ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है 180 है, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, 180 माइनस थीटा निकल के आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो एंगल अल्फा है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और माइनस थीटा बाय 2। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल है ए और ए माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ए और बी के बीच के एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए जो ए और ए माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो हमें उस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो वेक्टर ए है वो क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है और इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, इक्वल एंगल बना रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 30 यूनिट है। ओके, तो अब जब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो दैट मीन्स कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर के, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होंगे, तीनों ही इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि जब कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि एक्स, वाई और जेड के साथ अगर इक्वल एंगल बनाता है तो इसका मतलब है कि ए का हर एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम प्रोजेक्शन का मतलब है कि उसका जो कंपोनेंट होगा उस एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से ए एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ए का, और ए वाई क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ए का, और ए जेड क्या है, जेड कंपोनेंट है ए का अलोंग जेड एक्सिस। तो ये तीनों ही क्या होंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। तो अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये तीनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 एक्स। तो यहाँ से ए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट 3 हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में ए वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड दिया है वो 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 बाई रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू निकल के आएगा 10 रूट 3। तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो इसलिए ए एक्स इक्वल टू क्या है, 10 रूट 3। तो ए वाई, ए जेड भी क्या हो जाएंगे, 10 रूट 3 यूनिट हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें
एक पार्टिकल दिया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, और उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। तो हमें इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है आफ्टर 10 सेकेंड। इसमें यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो हमें पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको हम u वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, और हमें एक्सेलरेशन जो दिया है a वेक्टर इक्वल टू हमें दिया है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे v क्या निकल के आएगा, u की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, और हमें जो स्पीड कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स कि हमें फाइनल स्पीड जो कैलकुलेट करनी है वो हमें 10 सेकंड के बाद कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे t कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू, a की वैल्यू, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a कितना है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और t है 10 सेकेंड। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और 10 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, i कैप 3i कैप प्लस 4i कैप कितना हो जाएगा 7i कैप, और 4j कैप प्लस 3j कैप कितना हो जाएगा 7j कैप। तो v इक्वल टू निकल के आएगा 7i कैप प्लस 7j कैप। तो जो हमारी स्पीड, फाइनल स्पीड निकल के आएगी आफ्टर 10 सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसका स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, और उसका अंडर रूट हम करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे फाइनल स्पीड का। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस 7 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे निकलेगा v इक्वल टू 7√2 यूनिट। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक बॉल है जिसको हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से 20√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जो कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, जो बॉल है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। यानी कि 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से 20√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब जब बॉल जो है वो 40 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है, टी टाइम बाद, तो हमें यहाँ पे ये टाइम टी जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं कि टी टाइम में जो बॉल है वो ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे है, तो हमें ये टाइम टी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है बॉल की, जो कि है 20√3 मीटर पर सेकेंड, और किस एंगल पे उसको हम थ्रो कर रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल पे हम थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो और हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो हमें दी है 40 मीटर। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में होती है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और कौन सी थर्ड हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम जो u हम ले रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे वो हम किस डायरेक्शन में लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का हम कंपोनेंट लेंगे। तो वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो एक होगा u cos थीटा और होगा u sin थीटा।
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा u sin थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे s जो है वो हाइट h है, यानी कि वर्टिकल हाइट है h, डिस्टेंस हम वर्टिकल ले रहे हैं, वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी हम क्या लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि है u sin थीटा। ओके, और थीटा क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में s की वैल्यू दी है, यानी कि हाइट 40 हमें दिया है, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 60 डिग्री, u की वैल्यू हमें दी है इनिशियल वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड, और g भी हमें क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये सभी वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 20√3 इंटू √3/2, √3 यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, साइन 60 यहाँ पे रख देंगे, √3/2 इंटू टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, जो कि होगी 5t² माइनस 30t प्लस 40 इक्वल टू 0। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी t² माइनस 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास t की दो वैल्यू आएंगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो जो हमें मिनिमम टाइम लगेगा तो वो होगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड बाद जो है वो बॉल 40 मीटर की हाइट पे होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्स दिया है F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन, और ये फोर्स जो है एक पार्टिकल पे अप्लाई किया कर रहे हैं, और जब इस फोर्स को इस पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन जो कि है ओरिजिन, उस ओरिजिन से डिस्प्लेस होके एक पॉइंट r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमें जब वो ओरिजिन से इस पॉइंट पर डिस्प्लेस हुआ तो हमें वर्क डन निकालना है कि इस फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया होगा। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही होता है वर्क डन, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होता है, एक स्केलर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्स भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिया है। तो फोर्स जो है वो है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r इज इक्वल टू वो है 2i कैप माइनस j कैप। तो यहाँ पे हम f और r की वैल्यूज रखेंगे और इनका अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो 5i कैप डॉट 2i कैप क्या होगा, 5 इंटू 2 आई कैप, और आई कैप क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, बट आई कैप डॉट जे कैप अगर हम करेंगे तो वो 0 आएगा। उस तरीके से जे कैप डॉट आई कैप करेंगे तो वो 0 होता है, बट जे कैप डॉट जे कैप जो होता है वो 1 होता है, इसलिए 3 इंटू यहाँ से -1 हो जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप 0 होता है, और के कैप डॉट जे कैप भी 0 होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आई के साथ और जो के साथ 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू -1 -3, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू 7 जूल। तो जो भी वर्क किया गया है उस पार्टिकल में फोर्स के द्वारा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 7 जूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा।